अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? हेलो? ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ अपने बारे में। माय नेम इज़ रबिया एजाज एंड रिसेंटली रिटर्न क्वालिफाई किया मैंने सीएसएस का। और आवाज़ लो है मेरी। वेट फॉर अ व्हाइल प्लीज़। हाँ जी, अब आवाज़ ठीक है आपको? ज़रा बताइएगा प्लीज़। ओके गाइस, एक मिनट ज़रा मुझे स्क्रीन शेयर करने दें। या हम इस तरह कर सकते हैं कि आप लोगों के पास अभी स्लाइड्स हैं, तो आप लोग उनको खोल लीजिए और फिर हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। बता दें फिर जैसे फिजिबल आपके लिए। ओके, लेट मी ट्राई प्लीज बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम मैंने कभी पहले इस तरह से किया नहीं है। प्लीज जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज।
अच्छा गाइस, ऐसा है कि प्रॉब्लम थोड़ा-सा था, मुझसे शेयर नहीं हो रही बेसिकली आपकी स्लाइड्स, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि वो आपको ग्रुप में सेंड कर देते हैं। आप वो स्लाइड्स खोल लें और फिर हम आगे से इस तरह से क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको जैसे ही मिल जाए मुझे जस्ट एक रिमाइंडर दें, एक टेस्ट दें एंड टेक्स्ट सेंड करें, तो मैं जो हूँ फिर स्टार्ट कर लूँ। ठीक है? आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, जैसे ही आपको स्लाइड्स मिलती हैं, तो आई थिंक सर का मैसेज मुझे आ गया है कि आपको स्लाइड्स मिल गई हैं, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले जो है हमने पढ़ना है, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल इवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जब से पाकिस्तान बना उसकी पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आई, किस तरह से चेंजेस आई, और उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या रहा है इसमें, उन सब चीज़ों को हम लोग जरा क्रिटिकली रिव्यू कर लेंगे। सो प्लीज सो fasten your seat belts। ये बहुत ही ट्रिबुलेंट किस्म की हिस्ट्री होने वाली है जनाब अली। सबसे पहले जो है वो हमने देखना है कि जब भी किसी भी स्टेट के अंदर पॉलिटिकल रिवोल्यूशन होती है, लाइक स्लाइड नंबर 2 पे आ जाए आप। किसी भी स्टेट के अंदर जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन होती है, तो उसके जो हैं वो डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स होते हैं। जस्ट इसको एक दफ़ा रीड आउट करें, हम इसको फिर आगे से जो है वो पढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट लें, इसको एक नज़र दोहरा लें इसके ऊपर ना। ओके। अच्छा, जब भी हम देखें, अगर पहला पॉइंट है उसमें है ज्योग्राफी। किसी भी कंट्री की जो ज्योग्राफी है डेफिनेटली वो उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही है कि वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो कैसे सोचते हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उन लोगों के साथ क्या क्या रिलेशंस हैं, और वहाँ की जो लीडरशिप है आइदर वो कंसिस्टेंट माइंड है या नहीं। अब आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि हमारे जितने भी काजिज्म के डिवाइस के बाद जितने भी हमारे लीडर्स रहे हैं, दैट वर नॉट दैट मच कैपेबल। वो कोई भी आइदर इट वाज सिविलियन और मार्शल लीडर, वो कोई भी इतने कैपेबल नहीं रहे। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है आपका एक ड्राफ्ट बन जाए, तो आपको फिर अंदाजा हो जाता है कि आपने चलाना मुल्क किस तरह से है। लेकिन जब ड्राफ्ट नहीं बनता तो आप मुल्क को चलाएंगे फिर किस तरह से। अब आप देखें कि अगर हम लोगों ने कोई भी स्टडी करनी होती है तो हैफाजत स्टडी विल नॉट मीट इट्स गोल। आपको हमेशा एक प्लान बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद उस प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। सेम इज द केस विद कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर आप उस प्लान को कितनी अहमियत दे रहे हो, दैट इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी। अच्छा जी, आगे आ जाता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। अच्छा गाइस, जुडिशियरी का रोल ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पॉलिटिक्स के अंदर। अगर आपने जो भी फैसले किए हैं उसके ऊपर कोई उसका इम्पैक्ट करने वाला होता है, तो आपको पता है, आप लोग को जिसका यूएस हिस्ट्री होगा तो उन्होंने ये चीज पढ़ी होगी कि सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस होते हैं। जब हम हमारे चेक एंड बैलेंसेस जो है वो इनजस्टिस के साथ चल रहे होंगे, तो डू यू थिंक कि वहां पर जो है वो कोई भी इंस्टीट्यूट फ्रीली और जो है फ्री ऑफ मतलब पार्शियलिटी के बगैर वो काम कर सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। इट इज द सेम इज द केस विद रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रोल ऑफ मीडिया। अच्छा, आप लोगों से मैंने एक बात करनी है कि जब आप इन स्लाइड्स को लैपटॉप के ऊपर खोलोगे ना, तो एक चीज जो है वो होगी कि आपकी जो नीचे नोट्स है ना, उसमें मैंने हर चीज की डिटेल दी हुई है, वो आपको उसमें से मिल जाएगी। ठीक है? अच्छा जी, जैसे ही हमारा जो है वो मुल्क मार्जे वजूद में आया, तो हुआ इस तरह से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी जो कि पास हुई थी 12 मार्च 1949। लियाकत अली खान की लीडरशिप में पास हुई थी। जितने भी हमारे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, इसको एज अ प्रेम्बल यूज किया गया। अच्छा, प्रेम्बल क्या होता है? प्रेम्बल होता है स्टार्टिंग का कोई पार्ट होता है जो कि इम्पैक्ट कर रहा होता है आपके सारे आने वाले चीजों के ऊपर। ठीक है, इसमें कुछ चीजें इस तरह से थी जो कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखनी थी, क्योंकि इस्लामिक स्टेट थी, हमारा टू नेशन थ्योरी के ऊपर जो है वो मुल्क बना था। इसके अलावा हमारे पास जो थे वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को हमने फॉलो करना था। फ्रीडम होनी चाहिए, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, ये सब चीजें जो थी ये हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसका मतलब ये कि हमने जिसकी बेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई, तो दैट वाज अ काइंड ऑफ रोलर कोस्टर जर्नी। स्लाइड नंबर 4 पे आ जाए आप, तो इसमें आप ये देखेंगे कि हमारे 9 साल लगे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब इसके 9 साल लगे क्यों हैं? डेफिनेटली आपको पता है कि हमारे दो विंग्स थे, लाइक ईस्टर्न विंग था जिसको हम पहले बांग्लादेश जो था अब बन गया है,
पहले ईस्टर्न विंग उसे बोलते थे पाकिस्तान का, और एक वेस्टर्न विंग था। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जुबानें बोली जाती थी। लाइक आप ये देखें कि अब बंगाली और जो पंजाब हैं वो दो बड़ी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक जो था वो बंगाली बोलते थे, एक जो थे वो डेफिनेटली पंजाबी, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और इन सब का जो सारी लैंग्वेजेस के अलावा जो सबका जो मेन होता था वो मतलब उर्दू बोली जाती थी ना, कम्युनिकेशन के लिए, इंटरस्टेट कम्युनिकेशन के लिए भी। ओके फाइन। अब हुआ क्या है कि सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है उसमें जो था 1947 में से 1945 में, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो उसका मेन पॉइंट था। अच्छा, पहला ड्राफ्ट पेश किया गया। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे आते हैं ना, उसका, अब मैंने आपको जैसे बताया है कि कोई भी कंट्री को रन करने के लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, डेफिनेटली फिर उसकी पॉलिटिक्स डिसाइड होगी ना, सब चीजें वगैरह। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी मैंने वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। काइंडली आप जरा मुझे देख के बता दें, वाकई प्रॉब्लम आ रही है या इनकी इन पे प्रॉब्लम है। जरा मुझे प्लीज एक दफा फिर बता दें कि ऑडिबल हूँ कि नहीं मैं। ओके, कायनात कह रही है कि वॉइस इज क्लियर। ओके, अब हम जो है वो इस जर्नी के ऊपर आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना किस तरह से था। सबसे पहला जो ड्राफ्ट हुआ था ना, एक होता है हमारी जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती है ना, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, उसके नीचे दो यूनिट्स होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ यूनिट और एक होता है हाउस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब हाउस ऑफ यूनिट और एक हाउस ऑफ पीपल। सॉरी, इट वाज नॉट पॉपुलेशन, इट वाज हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल जो है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन होती है असेंबली के अंदर। इसके अलावा जो हाउस ऑफ यूनिट है वो आप ये देखते हैं कि कितने यूनिट्स हैं उसके हिसाब से होती है, मतलब वर्ल्ड वाइज इस तरह से चल रहा था। तो दैट्स वाई ये प्लान अडॉप्ट किया गया कि जनाब हम जो है वो हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ पीपल के अंदर बिल्कुल इसी तरह का प्लान फॉलो करेंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुई, पॉपुलेशन वाइज हुई, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन आते हैं ईस्ट पाकिस्तान की। अब डेफिनेटली वो ये कहते थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मिनॉरिटीज भी हैं, सिंध भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जनाब आप ये ईस्ट और वेस्ट को तो देख रहे हैं, लेकिन आप क्या ये देख रहे हैं कि मिनॉरिटी रिप्रेजेंट हो रही है या नहीं, इस्लामिक चार्टर जो है वो ठीक से रिप्रेजेंट हो रहा है या नहीं, और जो है वो पॉपुलेशन वाइज आपने एक में तो कर दिया, दूसरे में तो आपने किया नहीं। मतलब डेफिनेटली हर एक की अपनी रिजर्वेशन थी। अब यहाँ पर डेडलॉक क्रिएट हो जाता है किसकी तरफ से, ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से। ओके, तो जब डेफिनेटली एक पॉइंट के ऊपर दोनों विंग्स इकट्ठे नहीं होंगे तो वो फिर फर्स्ट जो सा ड्राफ्ट था वो इसी तरह वो खत्म हो गया। फिर सेकंड ड्राफ्ट जो है वो ख्वाजा निजामुद्दीन ने प्रेजेंट किया था। आप लोगों को आइडिया होगा कि 16 अक्टूबर 1951 में लियाकत अली खान वाज शॉट डेड। आफ्टर द डेथ ऑफ लियाकत अली खान, फिर उसके बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम था वो ख्वाजा निजामुद्दीन के पास आया। अब ख्वाजा निजामुद्दीन ने कहा कि ओके फाइन, हम इस तरह से करते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो भी उसको भी रिप्रेजेंट हो, दूसरी सब चीजें हो। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम ना इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक है, इट वाज पैरिटी प्रपोजल। पैरिटी मतलब इक्वल इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ यूनिट के अंदर 60 सीटें दे दें, उसमें भी कहा 60 दे दें। टोटल 120 सीट्स हो गई हाउस ऑफ यूनिट की। और हाउस ऑफ जो पीपल था उसके अंदर जो लोअर पार्ट होता, मतलब लोअर विंग, यू कैन से कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो लोअर पार्ट होता है वो उसके अंदर भी 200 करके वो डिवीजन हो गई। ठीक है, अब ये जो था सब यहाँ पर भी डेडलॉक क्रिएट हो गया, यहाँ पर रिजर्वेशन आ गई वेस्ट पाकिस्तान की। उन्होंने कहा पहले वेस्ट पाकिस्तान की यहाँ पे रिजर्वेशन थी, ईस्ट पाकिस्तान की आ गई। उन्होंने कहा कि हमारी पॉपुलेशन जो है ना वो उनसे ज्यादा है वेस्ट पाकिस्तान से, तो हमें फिर भी ज्यादा सीट्स मिलनी चाहिए, दोनों की इक्वल तो हो ही नहीं सकती। यहाँ पे अगेन डेडलॉक क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद ये इसी तरह से चलता रहा, तकरीबन आप कह लें कि 1 साल कुछ महीने ये सब चीजें इसी तरह से चलती रही। फिर उसके बाद एक गवर्नर जनरल जो गुलाम मोहम्मद थे वो आए और उन्होंने आकर ख्वाजा निजामुद्दीन को साइड पे कर दिया कि जनाब आप जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते अब, क्योंकि ये सब चीजें तो हुई नहीं है। फिर उस टाइम के बाद वो लेकर आए मोहम्मद अली बोगरा को, जिसको आपने अपने स्टडी के अंदर, जिन्होंने स्टडी की हुई होगी, बोगरा फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा।
ओके फाइन गाइस, ये कुछ गवर्नर जनरल्स हैं आप लोगों की शॉर्ट नोट्स के लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि पहले मोहम्मद अली जिन्ना थे, उसके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन थे, फिर उसके बाद जो था वो गवर्नर्स बेसिकली, और फिर उसके बाद गुलाम मोहम्मद एंड देन सिकंदर मिर्जा आ गए थे। अच्छा जी, यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे काइंडली पूछ लें, फिर उसके बाद क्योंकि मैं जो हूँ स्लाइड्स की तरफ देख रही हूँ, मैं इसकी तरफ नहीं देख रही, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन। ओके जी, एक क्वेश्चन मेरे पास ये है कि हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ पीपल हैं क्या? अच्छा, लेजिस्लेटिव असेंबली का आपको पता है कि बेसिकली ना एक असेंबली होती है लोगों की, आप कह लें कि गैदरिंग होती है, जहां पर वो ये मिलकर देखते हैं कि हमने बनाना किस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाना और मुल्क किस तरह से रन करना। ठीक है, ये बेसिकली गैदरिंग ऑफ पीपल होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ना दो, एक होता है अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस। अपर हाउस को इन्होंने हाउस ऑफ यूनिट का नाम दिया है, और लोअर हाउस को इन्होंने हाउस ऑफ पीपल का नाम दिया था। हाँ, अपर हाउस जो होता है उसके अंदर जितनी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, लाइक जितने भी लोग होते हैं, वो डिफरेंट विंग्स आए होते हैं, डिफरेंट प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोअर हाउस होता है उसमें जितने भी लोग होते हैं वो पॉपुलेशन वाइज आए होते हैं। लाइक अगर पंजाब की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ से ज्यादा नॉमिनेट होकर लोग जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर सिंध की सबसे कम है या बलूचिस्तान की सबसे कम है, तो उसके लोग भी हाउस ऑफ यूनिट के अंदर कम होते हैं। इसीलिए जितनी पॉपुलेशन होती है उतनी ज्यादा लोग होते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि अगर इतने लोगों ने इसका फैसला दिया तो इसका मतलब है मुल्क की अक्सरियत जो है वो इस चीज के हक में है। ठीक है, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, तो ये बेसिकली अपर हाउस और लोअर हाउस सारा जो मतलब चीजें होती हैं वो होती ही ये है कि वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आपकी आवाम को। जब मैंने आपको स्लाइड नंबर, आप आ जाएं अगर 3 के ऊपर, तो मैंने आपको ये बताया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही से ही हमने अपनी चीजें स्टार्ट की थी। ठीक है, हमारा पहले मार्शल लॉ और ये सब चीजें नहीं थी। हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती क्या है? डेमोक्रेसी होती है कि आप हर एक को रिप्रेजेंट ठीक से कर रहे होते हैं। अब जो है वो अवाम जो है वो हुकूमत चला रही है। ठीक है, ये आप लोगों ने डेमोक्रेसी देखा होगा कि हर एक की राय होती है। जब हर एक की राय, डेफिनेटली अब हर एक ने जाके तो नहीं कह देना कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। वो इलेक्ट करेंगे कुछ लोग, और वो लोग जाएंगे फिर असेंबली के अंदर, आइदर वो पॉपुलेशन वाइज जाएंगे और आइदर वो प्रोविंस वाइज जाएंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज जाएंगे तो डेफिनेटली पंजाब की ज्यादा होगी, सिंध की कम, और फिर उसके बाद जो है वो बलूचिस्तान की, इस तरह से जब चीजें होंगी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट जो है वो डेमोक्रेसी से ही किया था, लेकिन फिर सिचुएशंस इस तरह की बन गई जिसके बाद जो है वो मार्शल लॉ लगाना पड़ा। ठीक है, हो गया क्लियर? ओके, एक जो है वो क्वेश्चन है, व्हाट वाज पैरिटी प्रपोजल? पैरिटी प्रपोजल मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब बात हुई थी पूरी दुनिया के अंदर, जो स्कीम थी या जो ट्रेडिशन थी वो इस तरह से थी कि एक पॉपुलेशन वाइज लोग आते थे और कुछ लोग आते थे आपके प्रोविंसेस वाइज, के कितने प्रोविंस हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती थी। ठीक है, लेकिन चीजें जो हैं वो यहाँ पर लोगों ने इसको कबूल नहीं किया, और उन्होंने फिर ये कहा कि हम लोग ये पॉपुलेशन जो है वो बांग्लादेश की ज्यादा है या पॉपुलेशन इसकी ज्यादा है, हम इस तरह नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग्स जो है ना वो इक्वल बेसिस के ऊपर ट्रीट हो। इसको कहते हैं पैरिटी प्रिंसिपल, एक जैसे दोनों रिप्रेजेंटेशन। इसलिए हाउस ऑफ यूनिट और हाउस ऑफ पीपल के अंदर जो दोनों थे वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, 60-60 एंड 120 120 200-200, इफ यू रिमेम्बर। ओके, क्लियर? ओके, फर्स्ट एक और क्वेश्चन मेरे पास आया कि पहली जो रिजर्वेशन थी फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर वो क्या थी? अच्छा, मैंने ऑलरेडी आई थिंक आपको बताया है पहले भी कि जब हमने फर्स्ट ड्राफ्ट किया था ना, उसमें ईस्ट पाकिस्तान की ये रिजर्वेशन थी कि यहाँ पर मिनॉरिटी है, यहाँ पर जो है वो इस्लामिक करेक्टर अगर वो ठीक से आपने करना है तो उसमें मिनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। क्योंकि ईस्टर्न विंग के अंदर जो था
वो जितने लोग थे वो डेफ़िनेटली सारे मुस्लिम्स तो नहीं थे ना, कुछ हिंदू भी तो थे। तो वो चाहते थे कि उनकी भी रिप्रेज़ेंटेशन हो। इसके अलावा प्रॉब्लम लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। वो चाहते थे कि अगर उर्दू आपने लैंग्वेज रखी है ऑफ़िशियल लैंग्वेज, तो वो डेफ़िनेटली वो सिर्फ़ एक विंग को रिप्रेज़ेंट कर रही है। आपको बंगाली भी ऑफ़िशियल लैंग्वेज करनी चाहिए ताकि सब लोग रिप्रेज़ेंट हो सकें। अच्छा जी, क्वेश्चन्स हो गए, अब हम आगे चलते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ स्लाइड्स के बाद अगेन क्वेश्चन्स को आंसर कर लेंगे। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, उसका फर्स्ट ड्राफ्ट क्यों पेश किया गया, सेकंड ड्राफ्ट क्यों उसको उसमें प्रॉब्लम आई, फिर उसके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो है वो क्यों नहीं जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। हालांकि आपको एक मज़े की बात ये बताऊं कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन जो थे वो निज़ाम मिल्लत के नाम से मशहूर थे, लेकिन चूंकि पंजाब के अंदर कहत आ गया था तो लोगों ने उन्हें कहना शुरू कर दिया कि ये निज़ाम मिल्लत नहीं, ये निज़ाम किल्लत है, जिसकी वजह से उनकी थोड़ी रेपुटेशन भी खराब हो गई थी। और फिर उसके बाद एक डेडलॉक क्रिएट हो गया, फिर मोहम्मद अली बोगरा वो आ गए थे, ठीक है, उनकी जगह पे। अब अगर हम स्लाइड नंबर 7 के ऊपर जाएँ तो हम थोड़ा मोहम्मद अली बोगरा के बारे में पढ़ते हैं कि सॉरी गाइज़, आ गई थी। अच्छा, वो पहले जो थे वो हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है? और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने उसको ख्वाजा निज़ामुद्दीन पर प्लेस करने के लिए यूज़ किया था। फिर उन्होंने कहा था कि ये कोई भी लेजिस्लेशन और कोई भी जो है उसका ड्राफ्ट बनाने में कामयाब नहीं हुए, तो यू मस्ट गो फॉर इट। फिर मोहम्मद अली बोगरा ने एक बोगरा फ़ॉर्मूला दिया था, ठीक है? अब ये जो फ़ॉर्मूला है, ये इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है हमारी हिस्ट्री के अंदर क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट था या ऐसा फ़ॉर्मूला था जिसपे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों एक्सेप्ट कर गए थे, दोनों एग्री हो गए थे। अगर हम स्लाइड नंबर 8 पे आएँ तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने जो है वो किस तरह से ये दिया था। अब यहाँ पर आपको जो है ना वो बड़ी क्लियर हो गई होंगी, ये मैंने सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको बता दिया। अच्छा, इन्होंने कहा था कि अपर हाउस के अंदर जो है ना, वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर थी कि आपकी प्रोविंस वाइज़ सीट्स होंगी, लोअर हाउस की जो है वो पॉपुलेशन वाइज़ सीट्स होंगी, लेकिन फिर जो सेकंड ड्राफ्ट के अंदर चीज़ें थी, उसमें ये कहा गया था कि पैरिटी भी तो होनी चाहिए दोनों की। अब इन्होंने दूस सेकंड चीज़ को भी इंक्लूड कर दिया। वो किस तरह से इंक्लूड किया है कि आप ये अगर ये देखें, अपर हाउस और लोअर हाउस की जो टोटल सीट्स है ना, वो हर विंग की इक्वल थी। लाइक अगर हम ईस्टर्न विंग की अपर हाउस और लोअर हाउस की सीट्स को देखें 10 एंड 165 तो टोटल सीट्स कितनी बनी 175। इसी तरह से अगर आप ये देखें कि वेस्ट वेस्टर्न विंग की अगर आप सारी सीट्स को एक्यूमुलेट करते हैं ना, लाइक 85 34 29 एंड 27 टोटल सीट्स को करते हैं तो ये भी 175 बनती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि सीट्स जो हैं वो भी इक्वल हो गई हैं और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी हो गई हैं। अब बताएं अब क्या इशू है। मतलब ही वाज रियली एन इंटेलिजेंट पर्सन इन दिस रिस्पेक्ट कि उसने दोनों विंग्स को एक टेबल पे ले आया था। दिस वाज एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट हो गया था और फिर उसके बाद ये चीजें जो हैं वो तकरीबन सेटल डाउन होने लगी थी। अब डेफिनेटली अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री को आगे से जो हम एक जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं हिस्ट्री को रिवाइज करने में, बेटा आपने दो तीन चीजें माइंड में रखनी है। वो जब मैं हिस्ट्री के मतलब कोई चीज बताऊंगी, यू मस्ट टेक दैट इन योर माइंड। हिस्ट्री में हमारी जिसने जो किया ना उसने वैसे ही भरा, मतलब दो एक प्रिंसिपल जैसा करोगे वैसा भरोगे, बिल्कुल उसी तरह की सब चीजें होंगी हैं। अगर एक ने किसी के साथ ज्यादती की है या एक ने को कैओस क्रिएट करने की कोशिश की है तो एट द सेम टाइम उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह से पावर हंग्री पॉलिटिशियंस थे हमारे, वो चाहते थे कि कुर्सी ना जाए मुल्क चला जाए, ठीक है? ये सब चीजें थी। अब आगे अब आप ये देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो चीजें सेटल डाउन आपको होती नजर आ रही हैं। चलो जी हो गया। अब आपने जब रोलर कोस्टर जर्नी क्या होती है, आपका थोड़ा सा सीधी जाती है राइड, फिर उसके बाद एक ऐसा फॉल आता है ना आपको पता चल जाता है। अब जो फॉल है ना वो हम देखने लगे हैं, लेकिन पहले आपको बोगरा फार्मूला का समझ आना जरूरी है। यहाँ पे अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज मुझे बताओ। अच्छा जी, एक एक
जो है हमारे स्टूडेंट, उनको प्रॉब्लम है, तो उसने सॉल्व किस तरह की थी प्रॉब्लम? हाँ, यस इट वाज अ थर्ड ड्राफ्ट, यस इट वाज। अगर आप देखें, अगर आप ये डायरेक्ट मैसेज ना करें मुझे और एवरीवन पे सेंड करें ना, तो वो सभी को पता चल जाएगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं और सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप ये जो है सेंड टू एवरीवन कर लें, डायरेक्ट ना करें। अच्छा, उसने प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से किया? देखिए, उसने दोनों जो पिछली प्रॉब्लम्स आई थी, पहले प्रॉब्लम आई थी ईस्टर्न विंग की, और फिर उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम आई थी ऑटो सेट। तो आप इसको चेंज कर लेना। अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रही। चले खैर, मैं ऐसे क्वेश्चंस ले लेती हूँ, इट्स ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा जनाब, इसमें जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि बोगरा फार्मूला किस तरह से वर्कआउट किया था। पहले में प्रॉब्लम क्या आई थी, उन्होंने कहा कि आपने पॉपुलेशन वाइज तो कर दिया एक हाउस के अंदर, लेकिन दूसरे हाउस के अंदर आपने किया नहीं। यहाँ पे आगे पॉपुलेशन की प्रॉब्लम। सेकंड में उसने कहा था कि ठीक है, आप पॉपुलेशन वाइज तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो हो ही नहीं रही। अब बोगरा फार्मूला में उसने दोनों को चीजों को जो है वो अकोमोडेट कर दिया, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, आई थिंक अब जो है, और सीट्स एलोकेशन आप ये देखें ना, आप इसको जो है वो आपका जो बना हुआ है, यहाँ पर मैंने टेबल बनाया, उसमें आप ये देखें कि उसने पॉपुलेशन वाइज भी किया, लेकिन और एट द सेम टाइम उसने लोअर हाउस के अंदर, सॉरी अपर हाउस के अंदर उसने इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी दे दी। देखें, ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान जो था, भाई आप अपने एंड पे चेक करें, वॉइस क्लियर है। अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो था, उसमें आप देखें सबको 10 10 10 10। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पंजाब, एनडीपीएफपी, सिंध एंड बलोचिस्तान सारे प्रोविंसेस है ना, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान भी एक प्रोविंस था हमारा, ये पांचवा हो गया ना। तो ईस्ट पाकिस्तान को 10 मिल गई, वेस्ट पाकिस्तान को एज अ होल जो है वो मिली 40। लेकिन देखिए, पंजाब, एनडब्ल्यूएफपी, सिंध और बलोचिस्तान हर एक की रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो गई। एट द सेम टाइम जो लोअर हाउस के अंदर है, उसमें पॉपुलेशन वाइज आप देखें, ईस्ट पाकिस्तान की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की उस तरह से जो है वो हर प्रोविंस के अंदर तो नहीं थी ना। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर 165 लोग थे, और वेस्ट के अंदर जो है वो पंजाब में थोड़े, एनडब्ल्यूएफ में थोड़े, सिंध और बलोचिस्तान में इस तरह हर एक के थोड़े थोड़े। ठीक है, और अब लेकिन अगर आप इनको सबको टोटल करते हैं ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, पैरिटी प्रिंसिपल भी यहाँ पे फॉलो हो गया। टोटल सीट्स जो है ना, अपर और लोअर की, वो दोनों की 175 ईच है। ये आप देख लें प्लीज। ओके, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हम पहले इसको कवर करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस को मैं ले लूंगी। ओके, आगे जो है मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि सब चीज़ें सेटल डाउन हो गई। अब जो शार्प डिक्लाइन है वो कहाँ पर आया, कि यहाँ पर गुलाम मोहम्मद जो था, नहीं, यहाँ पर एक इलेक्शन हुए। सबसे पहले बैकग्राउंड क्या हुआ, इलेक्शन हुए, उसमें जो है मुस्लिम लीग ईस्ट पाकिस्तान में भी हार गई और वेस्ट पाकिस्तान में भी हार गई। लेकिन इस टाइम हुकूमत किसकी चल रही है, मुस्लिम लीग की। वो दोनों जगहों पे वो जो है उनको डिफीट हो गई। लेकिन जो यूनाइटेड फ्रंट था वो वेस्ट पाकिस्तान में भी जीत गए, और फिर उसके बाद ईस्टर्न में भी उनकी, सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान में भी जीत गए, और वेस्टर्न में भी कंसिडरेबल सीट्स थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद जो है वो किसी टूर पे आउट ऑफ कंट्री गए हैं। अब जब लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, डेफिनेटली जिस पार्टी ने विन किया उसी के ही तो लोग आएंगे ना। उन्होंने किया कि लास्ट टाइम उनके माइंड में ये चीज थी कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने जो है वो प्रीवियसली ख्वाजा निजामुद्दीन को ना फारिग कर दिया था। वो क्यों किया था, क्योंकि हमारे लॉ के अंदर कुछ ऐसी सेक्शंस थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे कि जब जरूरत हो तो वो आप कर सकते हैं, या ये सिचुएशन हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये क्या किया कि वो तो मुल्क से बाहर गया हुआ है, कि हम उन सेक्शंस को ही चेंज कर देते हैं ताकि वो आए तो हम लोगों की हुकूमत को वो कर ही ना चले, सेट असाइड वो कर ही ना सके। ये जो थी वो गुलाम मोहम्मद को बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी। हालांकि अगर आप देखें राशनल होके, अगर आप जो सोचें, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन वाइज उस चीज को डील करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने क्या किया कि उसने आकर असम्बलियां तोड़ दी, और फिर उसके बाद जब उसने असम्बली खत्म कर दी, उसने कहा कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन जो है वो सब खत्म है। अब यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के स्पीकर थे मौलवी तमीजुद्दीन। उन लोग, उसने एक स्टेप लिया, उसने कहा, वो कोर्ट के अंदर गया, उसने कहा कि जो इन्होंने ये काम किया है ना, ये कहीं पे भी जो है वो लॉ में नहीं लिखा।
अब अच्छा, गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही सहारा लिया इस सब चीज को करने के लिए। ठीक है, उसने कैसे सहारा लिया? उसने कहा कि जो है इंडिया जो है वो जितने भी लॉज इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर वो होंगे, उसको एक्सेंट चाहिए होगी उसके जो है वो सरबराह से। लाइक गवर्नर जनरल हर लॉ को जो है वो चेंज करने से पहले वो उसके ऊपर साइन करेगा। लेकिन इन लोगों ने जो है वो इसी तरह से लॉ पास कर लिए, इसलिए जो है ये इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया। लेकिन तमीजुद्दीन ने इसको कहा कि इंडिया जो है वो डोमिनियन स्टेट बन चुकी है इस टाइम पे। ठीक है, और जब असेंबली का सेशन इन प्रोसेस होता है ना, जब वहां पे लोग होते हैं, तो फिर उनको पहले से मौजूद लॉज को खत्म करने के लिए उसकी जरूरत नहीं होती, एक्सेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसको मौलवी तमीजुद्दीन केस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा पहले मौलवी तमीजुद्दीन केस को हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है, अक्सर आ भी जाता होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई कि हुआ क्या था बेसिकली? मैं क्वेश्चंस ले लूँ आपके, प्लीज बता दें मुझे। गाइस, आपको मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to you? आप लोगों को समझ आ गई? हम आगे चलें? ओके, अब यहाँ पर जो है वो इस चीज पर चैलेंज करने के लिए मौलवी तमीजुद्दीन ने रिट फाइल की। तो जो है वो हाई कोर्ट ने कहा कि उनके फाइन, आपने बिल्कुल ठीक बात किया है कि असेंबली के अंदर अगर वो इन प्रोसेस है तो एक्सटेंड की जरूरत नहीं है, यू कैन चेंज दैट। ठीक है, डिसीजन प्रिवेल कर गया। लेकिन फिर गवर्नर जनरल ने इसी चीज को करने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट फाइल कर दी। उसने कहा कि ऐसा नहीं है। ठीक है, guys, just give me a second, just give me a second. ओके, अच्छा, हम कहाँ थे? हम थे कि फिर उसके बाद उसको अगेन रिट फाइल कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने ये बोला कि ठीक है, ये आपकी बात हम जो है वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी भी है। वो ये है कि अगर गवर्नर जनरल को ये लगता है कि हालात मुल्क के इस तरह के हो गए हैं, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, वहां पर चीजें जो है वो खराब हैं, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी वो ये काम कर सकता है, असेंबलीज को खत्म कर सकता है, और डिसीजन जो है वो ओवरटर्न हो गया था। दिस वाज द हॉलमार्क इन आवर हिस्ट्री, जिसकी वजह से मार्शल लॉ लगे। अब जितने भी आगे मिलिट्री रूलर्स हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है कि सिचुएशन खराब है मुल्क की, सिविलियन उसको अच्छी तरह से रन नहीं कर रही, हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम जो है वो मिलिट्री की हुकूमत ला रहे हैं, दूसरी हुकूमत ला रहे हैं। ठीक है, दिस वाज डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। ओके, ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ने जब कर दिया कि चेंज भी कर दिया, लेकिन फिर भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर केप्ट ऑन चेंजिंग, जिसकी भी गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के साथ थोड़ी सी बहस हो जाती थी, या वो उनके डिसीजंस को जो है एग्री नहीं करता था, उसको चेंज कर दिया जाता था। लाइक अगर आप ये देखें, इन द वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन ऑफ 1.5 year or 2 year, 4 prime ministers changed frequently, जिसमें जो थे वो चौधरी मोहम्मद अली पहले थे, फिर इनको भी चेंज कर दिया गया। फिर शहीद सोहरावर्दी थे, उनको भी चेंज कर दिया गया। फिर इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ थे, उनको भी चेंज कर दिया गया। और फिरोज खान नून, यहाँ पर ये इनका जिक्र मैं करना चाहूंगी कि इन्होंने गवादर परचेज की थी ऑन 16th of October, सॉरी 16th of आई थिंक सितंबर, क्योंकि 7th October को तो उनको भी निकाल दिया गया था। 7th October को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया, और फिर इन्होंने इनवाइट किया सिकंदर मिर्जा को कि आप आए और यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दें। ठीक है, ओके, लेट मी टेक सम क्वेश्चंस, क्योंकि काफी ज्यादा हो गए।
ओके, अब मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि बेसिकली हुआ क्या था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाने का काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया गया दैट वाज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सेकंड ड्राफ्ट वाज़ आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ऑन द थर्ड ड्राफ्ट एक्सटेंड कम एग्रीमेंट प्रिवेल, बट एट द सेम टाइम गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने जब इस पेयर के ऊपर के यूनाइटेड जो है वो दूसरी जो ऑपोजिशन पार्टी है वो जीत गई है, यूनाइटेड फ्रंट। तो उन्होंने असेंबलीज को ख़त्म कर दिया क्योंकि उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जो है वो चीज़ें जो है वो इंकंसिस्टेंसी में नहीं रही, इंस्टेबिलिटी अगेन प्रिवेल्ड। दैट्स व्हाई सिकंदर मिर्जा मार्शल लॉ उनका लग गया, ठीक है। ओके, सिकंदर मिर्जा वाज लास्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट प्रेसिडेंट। सिकंदर मिर्जा वाज बेसिकली द एडवोकेट ऑफ वन यूनिट। मतलब वो ये चाहते थे कि एज अ होल वेस्ट पाकिस्तान को वन यूनिट कर दिया जाए और एज अ होल ईस्ट पाकिस्तान और एट द सेम टाइम उसको भी वन यूनिट कंसिडर किया जाए। पैरिटी प्रिंसिपल प्रिवेल्ड। यहाँ पर उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स की थी। उन्होंने कहा था कि आप जब भी डेमोक्रेसी को करना चाहते हैं तो उसके लिए 15% एटलीस्ट लिटरेसी रेट जो है वो सूटेबल नहीं है। हमारी जो है वो 15% है लिटरेसी रेट, तो यहाँ पर डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया और फिर उसके बाद जो गुलाम मोहम्मद थे उनको सेट असाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला सिनेरियो है। जैसे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने हुकूमत नहीं आने दी थी यूनाइटेड फ्रंट की, एट द सेम टाइम सिकंदर मिर्जा वाज आल्सो नॉट विलिंग कि वो भी जो है वो अयूब जो सॉरी वो भी जो है वो अगेन सॉरी आई गॉट कंफ्यूज इन दैट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मैंने आपको बताया कि जैसे मार्शल लॉ लगता है उसमें जो है वो अयूब ही वाज अपॉइंटेड एज मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन हुकूमत जो थी वो किसने अपने पास रखी, वो सिकंदर मिर्जा ने अपने पास रखी। मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को अयूब को बनाया और हुकूमत अपने पास रखी। लेकिन जब अयूब को फिर रिजर्वेशंस थी कि सिकंदर मिर्जा जो है हुकूमत तो उसके पास है, मुझे सिर्फ उसने एक तरफ का ही कर दिया, तो फिर उसने उसको भी निकाल दिया, अयूब ने सिकंदर मिर्जा को भी निकाल दिया, ठीक है। सिकंदर मिर्जा ने भी गलत किया, ठीक है। और फिर उसके साथ भी गलत हो गया। चलें अब आगे चलते हैं हम। अब आप यहाँ पे देखें कि सिकंदर मिर्जा दैट लिव्ड इन एक्साइल इन लंदन, फिर उसके बाद याहिया ने इवन उसको यहाँ पर बरड भी नहीं होने दिया था। ओके, फिर उसके बाद आती है हुकूमत अयूब खान की। कैन यू पीपल कैन गिव क्विक रिव्यू, मैसेज में बता दें कि आपके जब अयूब खान की हुकूमत आती है तो आपके माइंड में क्या चीज़ आती है। ओके, आप लोगों के जो हैं वो डेफ़िनेटली काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें ठीक भी हैं। अच्छा, जब अय्यूब की हुकूमत की हम बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें थी, आप इस चीज़ को माइंड में रखें, ही वाज़ प्रो यूएस पर्सन, ठीक है? उसका जो टेंडेंसी थी, वो यूएसए की तरफ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ से जो है वो हमें एड मिलती थी और वहाँ पर एट द सेम टाइम आपको पता है कि दिस वाज़ द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। पाकिस्तान को या तो रशिया का साथ देना था, यूएसएसआर का साथ देना था, या उन यूएसए का साथ देना था। तो उन पाकिस्तान डिसाइडेड टू गो विद यूएसए। तो जितनी भी रिफॉर्म्स हुई द सेम टाइम वो बेसिकली वो
यूएसए के इंटरेस्ट को प्रिवेल करने के लिए की गई थी, ठीक है। बहुत सारे जो हैं वो प्रॉब्लम्स इसलिए अराइज हुए थे कि उसने अगर रेफरेंडम करवाया भी था तो उसने डायरेक्ट रेफरेंडम नहीं कराया था, बेसिक जो उसके थे इलेक्टोरल कॉलेजेस थे उसके थ्रू करवाया था। अब हम इसकी थोड़ा सा डीप जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो स्टूडेंट उन्होंने ये कहा था कि आप प्लीज क्विक रिव्यू दें और डीप ना जाएं, पर मेरे ख्याल में ये टॉपिक इतना क्रूशल है कि अगर हम इसके डीप नहीं जाएंगे ना तो आप यकीन करें या आप आज पढ़ेंगे और आप कल भूल जाएंगे, आपको बिल्कुल याद नहीं रहेंगे जब तक आपके सिनेरियो चेंज जो है वो क्लियर नहीं होते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मिलिट्री रूलर क्या करना चाह रहा था। He was first native commander of army, ठीक है। सिकंदर मिर्जा was basically instrumental in Ayyub's promotion. सिकंदर मिर्जा ने अयूब को, आप ये देखें कि 12 जनरल्स को सेट असाइड करके उसको ऊपर लेकर आया था क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। He was youngest full general and self-appointed field marshal. 1960 में उसने इनडायरेक्ट रेफरेंडम करवाया था। ओके, 1960 में ये बड़ी मजे की बात है कि उसने इनडायरेक्ट रेफरेंडम करवाया था और उसने कहा था कि आपको लगता है कि मैं कोई गलत काम कर सकता हूँ, कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। 95.6% लोगों ने कहा था कोई ट्रस्ट यू। तो इसका मतलब क्या है कि एक तो पब्लिक ओपिनियन उसके साथ थी, ठीक है। बहुत सारी सिविलियन गवर्नमेंट पीछे जो गुजरी थी उनका ट्रस्ट खत्म हो चुका था। अब यहाँ अभी भी जो है बहुत सारे लोग एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा फ्रोग करते हैं कि नहीं ये बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बट दे आर गुड टू सम एक्सटेंट। एट द सेम टाइम दे डू नॉट हैव द क्वालिटी टू रन अ गवर्नमेंट, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो हैं, आपको पता है कि जब अथॉरिटी आती है, अनचेक्ड अथॉरिटी ऑलवेज जो है वो गुड नहीं होती, कभी भी वो अच्छी नहीं होती। अच्छा, अब देखें, आप ये देखें कि उन्होंने क्या किया कि चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी के रख लिया। शहाबुद्दीन वाज अ पर्सन जो कि उनके ओके ओके guys, sir Usman is saying me that you have to explain that in English. If you people are comfortable with this, we can continue this because कुछ चीजें समझाने में we actually I'm going for interview, तो वो फिर चीजें जो है ना वो उर्दू में मिंगल्ड हो जाती हैं क्योंकि हमने पढ़ा इंग्लिश में होता है सब चीजें, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाती है बात बात बोलने में। अच्छा जी, ओके गाइस, वी कैन मिक्स अप। अच्छा, अयूब खान की अगर हम पॉलिसीज को देखते हैं कि उसने लॉज जो हैं वो पॉलीगमी लॉज वर एस्टैब्लिश्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये पॉलीगमी लॉज जो थे उसमें ये था कि आप पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा की थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नेसेसरी एट दैट मोमेंट। बहुत सारी जो है हाईवेज कैपिटलिज्म, और फिर डेफिनेटली व्हेन ही वाज विद यूएसए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आनी थी। तो आपने ये देखें कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा अप गया था, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रो यूएस पॉलिसीज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रही थी और he he was having a good chance to play on the ground basically. अच्छा, did this policies work? अच्छा, अब आप ये बताएं कि एक्चुअल ग्रोथ क्यों नहीं हुई थी? हमें नजर तो आ रही थी कि ग्रोथ हो रही है, 6.5 6.8% तक चली गई है। what was lacking in that? क्यों हम कहते हैं कि मिलिट्री always having his own interest? What was the reason? Because all of you are having almost positive opinion about him, but what was lacking in that? Please answer it. Yes, yes, you people are right. Only 22 families had the riches of all this wealth that was accumulated. Okay, now हम यूबेरा के significant events कर लेते हैं. First was Indus Water Treaty. 19 सितंबर 1960 को आपको पता है कि हमारे हमेशा से इंडिया के साथ वाटर के क्राइसिस चलते आए हैं। इन वाटर क्राइसिस को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक ट्रीटी किया था जिसमें यूब और
इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू वाज रिप्रेजेंटेटिव, तो इसको जो है वो मीडिएट किया था वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उन स्पेसिफिक पॉइंट्स आप लोगों को पता होंगे कि ईस्ट पाकिस्तान के पास इतने रिवर्स थे और वेस्ट पाकिस्तान के पास इतने रिवर्स थे, ठीक है? ओके, सेकेंडली वाज ताशकंद अकॉर्ड। दिस दिस ताशकंद अकॉर्ड बेसिकली हुआ ये था कि जब 1965 की वॉर ब्रोक आउट हुई थी, तो हमें सब चीज़ें करने के बाद हम लोगों ने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की थी। दैट वाज़ बेसिकली ताशकंद अकॉर्ड। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव था and it provided opportunity for the opponent to criticize him। मैं यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट होता है अयूब का। मैंने आपको जैसे बताया था कि एक उसने जनरल पोल करवाया था, इसमें 95.6% लोग was basically beside him, but now the opinion changed। they said that अयूब साहब जो हैं वो इंडिया के साथ जो हैं वो हो गए हैं, और आपको पता है कि we do not like Indians generally, जितनी भी चीज़ें हैं। अब आप ये देखें कि जितनी भी प्रो यूएस पॉलिसीज़ थी उसमें इसका सीटो, सेंटो ये दैट वाज़ अगेंस्ट कम्युनिज़्म, दैट वाज़ अगेंस्ट यूएसएसआर। आप सीटो और सेंटो को ज़रूर डिटेल से पढ़िएगा, आपको अक्सर हेल्प आउट करती हैं। ओके, इसके अलावा आपको पता है कि न्यूक्लियर जो था वो भी प्रोग्राम उन्होंने इनिशिएट करवाया था, ठीक है? इसको भी डिटेल से ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि अक्सर जो हैं वो चीज़ें मिंगल्ड आउट हो जाती हैं। पीपल सेज दैट इट हैपेंड इन द एरा ऑफ नवाज शरीफ, सम पीपल से दैट इट हैपेंड इन द एरा ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, some says that it has happened, it was started with Ayub Khan's effort। So from there basically it started, you have to search it out, but I will give you a glimpse। It was started with Ayub Khan's effort, later for basically domestic purpose, later on it was enhanced for the nuclear purpose in the era of Zulfikar Ali Bhutto, and actual you can say demonstration was done in the era of Nawaz Sharif। Okay, okay। जब chaos इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने उसके खिलाफ demonstration और protest करना शुरू कर दिया था, तो Ayub got basically frustrated। He handed off power to Yahya, that is slide number 17, and at that moment Bhutto started a campaign। ठीक है, Bhutto was basically a member in assembly at that moment। He started a campaign again, he started a campaign basically against Yahya's government। Okay, we can take a break of 5 minutes now and then we will continue। अच्छा गाइज, ऐसा है कि इफ यू पीपल आर हेयर, ऐसा है कि हम बाकी का सेशन जो है वो 1 आवर हो गया हमारा, बाकी का सेशन हम कल कंटिन्यू कर लेते हैं। चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लियर भी हो जाएंगी, आप इसको एक दफ़ा पढ़ के आओगे, यू पीपल विल बी हैविंग क्वेश्चंस इन योर माइंड, सो आई विल बी हेल्पिंग आउट टू आंसर देम। ठीक है, तो बाकी सब चीज़ें जो हैं हम कल इंशाल्लाह करेंगे। व्हाट वाज, काइंडली थोड़ा फीडबैक दे दें मुझे कि
Was it helpful? मुझे क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मैं आपको किस तरह से मतलब ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। आप मुझे इसी तरह से डिटेल की कन्वर्सेशन चाहते हैं या टू द पॉइंट जस्ट टेल इवेंट्स, रिफॉर्म्स? बट ओके गाइस, आई विल ट्राई टू पेस में अपनी ठीक कर लूँगी इंशाल्लाह, और बाकी जो है वो थोड़ा हम कल जल्दी-जल्दी पढ़ेंगे। एक्चुअली मैंने पहले कभी इस तरह से इतनी डिटेल जो है वो ना कभी किसी को समझाई है, और मैंने पढ़ी भी मुझे लगता है अभी है। ठीक है? तो बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।